आज की क्लास में हम लोग संविधान में संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में संशोधन जो है, इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जो है वो सारा संविधान में संशोधन जो क्या एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग जानेंगे। अभी तक हमारे भारतीय संविधान में जो है कुल 106 संविधान में संशोधन हो चुका है। लास्ट संशोधन जो है 2023 में हुआ था, 106वां संशोधन। तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब 106वां संशोधन से शुरू करेंगे। तो इसको ध्यान से समझना है और इसकी बातों को जो है याद रखना है। तो शुरू करते हैं लास्ट से, 106वां संविधान संशोधन से। तो आगे बढ़ते हैं। 106वां संशोधन, अगर हम सिर्फ संशोधन बोले तो संविधान में संशोधन अधिनियम समझना है। तो आगे बढ़ें। 106वां संशोधन ये 2023 में हुआ था और इसमें जो है महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। तो एक बार फिर से हम बताएं, 106वां संशोधन जो है वो 2023 में हुआ था और इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। 105वां संशोधन, 105वां संशोधन ये 2021 में हुआ था, 105वां संशोधन। और इसमें जो है राज्यों को ओबीसी सूची बनाने की शक्ति प्रदान की गई। 105वां संशोधन क्या है? राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने की शक्ति पुनः प्रदान की गई। फिर आगे बढ़ते हैं। 104वां संशोधन ये हुआ था 2020 में। 104वां संशोधन ये हुआ था 2020 में। इसमें क्या था? SC ST आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई। तो याद रखेंगे, 104वां संशोधन 2020 में हुआ था और इसका क्या था मुद्दा? SC ST आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई। नेक्स्ट 103वां संशोधन। 103वां संशोधन जो है ये 2019 में हुआ था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। इसमें क्या था? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, काफ़ी आप सुने होंगे, EWS के अंतर्गत आरक्षण मिलता है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो याद रखेंगे, 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था उसमें क्या था? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसको EWS कहा गया, उसके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। 102वां संशोधन ये 2018 ईस्वी में हुआ था। 102वां संशोधन 2018 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC, याद रखिए NCBC का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो 2002वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ था उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 101वां संशोधन, एक्चुअली में हम आगे बढ़ते हैं का मतलब हुआ जो जा तो रहे हैं पीछे की तरफ। तो 101वां संशोधन, 101वां संशोधन ये हुआ था 2016 ईस्वी में। ये हुआ था 2016 ईस्वी में और इसमें जो है एक बहुत ही फेमस टैक्स GST को लागू किया गया था। GST का फुल फॉर्म होता है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन
2016 ईस्वी में। तो चलिए अब बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन का। ये 100वां संविधान संशोधन जो है ये 2015 ईस्वी में लाया गया था ये अधिनियम। और इसमें जो है इसका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का था। भूमि सीमा समझौते यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBA भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। यानी कि ये LBA का प्रावधान आया है किसमें, 100वां संविधान संशोधन में, जो 2015 ईस्वी में हुआ। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से जाएं तो एक्चुअली में था क्या, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है छोटा छोटा भूमि का टुकड़ा था, ज़मीन का टुकड़ा था। ये छोटा छोटा टुकड़ा को जो है ना आदान प्रदान किया गया। इस तरह से आदान प्रदान हुआ जो दोनों ही देश को जो है सुविधा हो। इससे क्या हो गया, इससे फ़ायदा ये हुआ दोनों देशों की सीमा को जो है स्पष्ट और कानूनी रूप से निर्धारण हो गया। और इस तरह से जो है बहुत पहले, मतलब दशकों पहले जो है वो सीमा संबंधी समस्या जो थी उसका समाधान हो गया। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से, जिसको हम लोग शॉर्ट में LBA भी कहते हैं, यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं 99वां संविधान संशोधन। ये जो है ये 2014 ईस्वी में हुआ था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें एक्चुअली में इसका उद्देश्य जो था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रणाली था। उस प्रणाली का नाम था क्या, कोलिजियम प्रणाली। तो पहले जो है एक बार फिर से बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रथा था, प्रचलित था, एक मेथड था, कोलिजियम प्रणाली। इस प्रणाली को हटा दिया गया 99वां संविधान संशोधन में। इसमें क्या किया गया, कोलिजियम प्रणाली को हटा दिया गया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, NGAC बनाया गया। NGAC का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़े तो NGAC की संरचना, NGAC का फुल फॉर्म बता रहे हैं फिर से एक बार फिर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसकी संरचना जो है इसमें कौन कौन रहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको CJI कहते हैं। हाल के दिनों में जो है CJI जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। ये अध्यक्ष की भूमिका में रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश रहते हैं। और इसके साथ जो है केंद्रीय मंत्री भी होते हैं और 2 विशिष्ट व्यक्ति भी रहते हैं। हम आपको बताएं, संसद जो है इसको 2014 में पारित किया था और इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा 2015 में मिली। और आगे की बात करें तो 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कोलिजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 88वां संविधान संशोधन। ये जो है ये सर्विस टैक्स से संबंधित है। 88वां संविधान संशोधन जो है जो 2003 ईस्वी में आया था, ये सेवाओं पर कर का प्रावधान से संबंधित है, मतलब सर्विस टैक्स से संबंधित है। आगे बढ़े 89वां संविधान संशोधन, ये भी 2003 में आया था और शॉर्ट में इसको बोलेंगे तो ये ST कमीशन था। ST कमीशन यानी कि NCST कमीशन था। इसको समझने का कोशिश करें तो इसमें जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग की, मतलब अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का व्यवस्था किया गया। किस संशोधन में, 89वां संविधान संशोधन में। फिर आगे बढ़े तो इसमें आता है 90वां संविधान संशोधन। इस संविधान
संशोधन में जो है ये 90वां संविधान संशोधन जो है 2003 ईस्वी में आया था। और इसको याद इस तरह से रखिए कि आसाम में इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 90वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 2003 में आया, इसके अंतर्गत आसाम में बोडोलैंड क्षेत्र से संबंधित सीटों का आरक्षण के बारे में प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं 91वां संविधान संशोधन। इसमें जो है इसको शॉर्ट्स में अगर हम याद रखें तो मंत्री परिषद का आकार सीमित करना था। इस 91वां संविधान संशोधन में मंत्री परिषद का आकार उसको सीमित करना था और एक नियम लागू किया गया। उस नियम को कहा गया क्या? 15% नियम कहा गया। और ये भी जो है 2003 में हुआ 91वां संविधान संशोधन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं 61वां संविधान संशोधन। ये 61वां संविधान संशोधन जो है ये 1988 ईस्वी में लाया गया और इसका मुख्य प्रावधान जो था उसके अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो क्या था इस संविधान के संशोधन में, यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो 1988 ईस्वी में आया था, इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया क्या? मतदान का आयु। आगे बढ़े और आते हैं क्या 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन ये 1990 ईस्वी में लाया गया। 64वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी में लाया गया और उस समय जो था पंजाब में 1990 में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इस संविधान में 64वां संशोधन करके 1990 ईस्वी में पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा दी गई। मतलब याद ऐसे रखिए 64वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी में हुआ और इसका उद्देश्य जो था वो पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है उसको बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हैं 65वां संविधान संशोधन। ये भी 1990 ईस्वी में ही आया। 65वां संविधान संशोधन जो है वो 1990 ईस्वी में ही आया और इसका जो प्रावधान था, इसमें जो इस संशोधन में जो प्रावधान था वो क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग NCSC, एक बार फिर से बता रहे हैं, एंड ST, यानी कि NCSC एंड ST का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना के लिए अनुच्छेद 338 में संशोधन। तो याद रखिए 65वां संशोधन में क्या था जो 1990 ईस्वी में लाया गया, जिसको उसमें क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग NCSC एंड ST की स्थापना के लिए अनुच्छेद 338 में संशोधन हुआ। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्या 66वां संविधान संशोधन। ये 66वां संविधान संशोधन ये भी 1990 ईस्वी में ही लाया और इसमें प्रावधान ये था कि विभिन्न राज्य भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, जिसमें क्या प्रावधान था? विभिन्न राज्य भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। 9वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया? भूमि सुधार कानून को। किसके अंतर्गत? 66वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। अब आती है बात क्या 67वां संविधान संशोधन। ये संशोधन जो है ये भी 1990 की ही बात है और आपको हम बताएं हैं जो 64वां संविधान संशोधन में जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई और 67वां संविधान संशोधन जो है
इसमें भी जो है दोबारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। 68वां संविधान संशोधन की बात करें, ये 1991 में हुआ। इसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि और बढ़ा दी गई। तो एक बार फिर हम बता रहे हैं क्या, 64वां, 67वां और 68वां, ये तीनों ही संविधान संशोधन जो था ये पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से संबंधित था। अगला संविधान संशोधन की बात करें तो हम आते हैं 71वां संविधान संशोधन। हम इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन को देख रहे हैं। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 ईस्वी में। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था और इसमें कोंकणी मणिपुरी को, ये कोंकणी भाषा है, मणिपुरी भी भाषा है, मणिपुरी भाषा को मैतेई भाषा भी कहा जाता है। याद रखिए फिर से, मणिपुरी भाषा को मैतेई भाषा भी कहते हैं। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। एक बार फिर से 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ और इसमें मुख्य प्रावधान क्या था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन की बात करें तो हम बात कर रहे हैं क्या, 36वां संविधान संशोधन। ये 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो याद रखिए इसको, 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 ईस्वी में हुआ और इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन में? 36वां संविधान संशोधन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां संविधान संशोधन ये 1986 ईस्वी में हुआ था। 53वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, 53वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था? 53वां संविधान संशोधन। आगे बढ़े और बात करते हैं क्या, 55वां संविधान संशोधन। ये भी 1986 ईस्वी में हुआ था। 55वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। एक बार फिर से, 55वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। अगला संविधान संशोधन ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिए। और ये संविधान संशोधन है क्या, 56वां संविधान संशोधन। ये 1987 ईस्वी में हुआ था। 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान था? इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। तो दो बात था 56वां संविधान संशोधन 1987। पहला बात ये कि गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश ही रहने के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 20वां संविधान संशोधन। 20वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ था। 20वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है
इसमें प्रावधान क्या था? अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। एक बार फिर से बता रहे हैं, 20वां संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन इसमें प्रावधान क्या था? सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या प्रावधान था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया और ये सिंधी भाषा जब रखा गया था उस समय तो कितना नंबर में आ गया था ये भाषा? 15वीं भाषा के रूप में था ये सिंधी भाषा, यानी कि इससे पहले 14 भाषा और शामिल हो चुका था 8वीं अनुसूची में। आगे आते हैं 22वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1969 ईस्वी में। 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या प्रावधान किया गया? असम से एक नया राज्य का निर्माण किया गया, यानी कि नया राज्य मेघालय बनाया गया। 22वां संशोधन 1969 ईस्वी के अंतर्गत ही जो है 22वां राज्य मेघालय बनाया गया। एक बार फिर से 22वां संशोधन 1969 के अंतर्गत ही असम से एक अलग नया राज्य मेघालय का निर्माण हुआ। आगे आते हैं क्या? 27वां संशोधन, ये 1971 ईस्वी में हुआ था। 27वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। एक बार फिर से सुनिए, 27वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। आगे बढ़िए और आते हैं क्या? 92वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 2003 ईस्वी में। कितना? 2003 ईस्वी में और इसके अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ और इसके अंतर्गत जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौवालीसवां संविधान संशोधन। ये जो है 1978 ईस्वी में हुआ 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, तो इसको ध्यान से समझिए। 1978 भारतीय संविधान में इमरजेंसी के बाद जो है लोकतांत्रिक संतुलन बहाल करने के लिए लाया गया था ये 44वां संविधान संशोधन। और इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य ये था कि 42वें संशोधन की बहुत सारी कठोर व्यवस्थाओं को कम करना। आगे हम बताएंगे 42वां संविधान संशोधन, तो उसमें जो कुछ कठोर व्यवस्था था उसको कम करना था। किसके अंतर्गत? 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बढ़ावा देना और
आपातकालीन शक्तियों पर नियंत्रण लगाना था। तो अगर हम बात करें 44वां संविधान संशोधन की, जो 1978 ईस्वी में आया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, ध्यान से सुनिए, 42वें संशोधन से बढ़ी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करना। पहला मुख्य उद्देश्य क्या था? 42वें संशोधन से बढ़ी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करना। अगला मुख्य उद्देश्य क्या था? मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा को मजबूत करना। और क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने की प्रक्रिया को और अधिक कठिन और सुरक्षित बनाना। राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने की प्रक्रिया को अधिक कठिन और सुरक्षित बनाना। अब इसके लिए देखिए बदलाव क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव किया गया। ये तो उद्देश्य था अभी जो बताएं। 44वां संविधान संशोधन 1978 का उद्देश्य ये था। इसके लिए बदलाव क्या क्या करना पड़ा, तो ध्यान से सुनिए। राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या? संपत्ति का अधिकार। उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन ये संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A, आर्टिकल 300A का मतलब क्या? अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। तो याद रखिए, अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है हम लोग का मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है? ये कानूनी अधिकार है। यानी कि सरकार कभी भी हमारा ज़मीन जो है, हम लोगों का ज़मीन ले सकता है। आगे बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी के लिए इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह, नेशनल इमरजेंसी के लिए इंटरनल डिस्टरबेंस के जगह आर्म्ड रेबिलिएशन शब्द रखा गया। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के जगह पर जो है उसके लिए जो है इंटरनल डिस्टरबेंस के जगह इस शब्द को हटा दिया गया और कौन सा शब्द लाया गया? आर्म्ड रेबिलिएशन। आगे इसमें बदलाव किया गया। आपातकाल की घोषणा अब केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर हो सकती थी। तो क्या था प्रमुख बदलाव? ये 44वां संविधान संशोधन में आपातकाल की घोषणा अब केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर हो सकती थी। नेक्स्ट, आगे अगर बदलाव की बात करें, आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 की सुरक्षा को मजबूत किया गया। बाद में हम बताएंगे अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 की सुरक्षा को मजबूत किया गया। और बदलाव इसमें क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर फिर से 5 साल कर दिया गया। पहले भी था 5 साल, लेकिन बीच में जो है वो 5 से 6 कर दिया गया। लेकिन ये 44वां संविधान संशोधन में ये भी बदलाव हुआ एक, जिसमें क्या था? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। अगला बदलाव ये था, जो सांसद और राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई को छापने की प्रेस स्वतंत्रता को सुरक्षा मिली। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट बदलाव था। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सांसद और राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई को छापने के लिए प्रेस स्वतंत्रता को सुरक्षा मिली। यानी कि प्रेस जो है अब सांसद में क्या चल रहा है, राज्य विधानसभाओं में क्या चल रहा है, उसको वो बिल्कुल एकदम फ्री होके जो है वो छाप सकता है। उस पर जो है उसको किसी तरह का कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होगा और परेशानी नहीं होगा। अब देखिए, ये 44वां संशोधन
इसको महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो यह संशोधन भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि इसने जो है इमरजेंसी काल की अतिशक्तियों को वापस लिया। अतिशक्तियों को वापस लिया, जो क्या मतलब शायद सही नहीं था, तभी तो वापस ले लिया गया। और नागरिक स्वतंत्रताओं को बेहतर सुरक्षा दी गई। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत हाँ सही बात है, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो नागरिक को जो है नागरिक स्वतंत्रताओं को जो है सुरक्षा दी गई। खासकर आपातकाल, प्रेस स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और संपत्ति अधिकार के संदर्भ में इसका बहुत ही बड़ा संवैधानिक महत्व है। तो इसको अगर याद रखने की बात अगर करें तो इसमें देखिए 44वां संशोधन में एक तो याद ये रखिए, इमरजेंसी रिफॉर्म्स और रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक बैलेंस, और ये लागू हुआ था 1978 ईस्वी में। और इसका प्रभाव किस पे पड़ा? 42वां संविधान संशोधन के बहुत सारा प्रावधान को पलटना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की। तो ये 1976 में जो है लागू हुआ 42वां संविधान संशोधन। तो इसको जो है इस 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा गया है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है जो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया, तो आंसर होगा हमारा क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको थोड़ा सा आगे बढ़िए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। यह आपातकाल के दौरान लागू हुआ। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान लागू हुआ और इसमें संविधान में जो है बहुत बड़े बदलाव किए गए, खासकर केंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए। केंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए जो है बहुत भयंकर रूप से बदलाव किया गया 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसीलिए तो इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। तो केंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए और न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करने के लिए इसमें क्या था? केंद्र की शक्ति को बढ़ाना और न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करना और प्रस्तावना में नए शब्द को जोड़ना। अगर हम मुख्य बात करें इस 42वां संविधान संशोधन की, तो इसको ध्यान से सुनिए, जिसको याद भी रखना है, समझना भी है। यह 1976 में पारित हुआ और इसके कई प्रावधान 1977 में लागू हुए। तो पारित हुआ 1976 ईस्वी में, लेकिन इसके बहुत सारे प्रावधान जो है वो 1977 ईस्वी में लागू हुआ। अब प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। बता रहे हैं इसमें 42वां संविधान संशोधन में मुख्य बात क्या था? ये 1976 में पारित हुआ और इसका बहुत सारा प्रावधान 1977 में लागू हुआ। और प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। आगे मुख्य बात पर देखते हैं क्या क्या है। संसद और सरकार की शक्तियों को बढ़ाया गया। ध्यान दीजिए, 42वां संविधान संशोधन में संसद और सरकार की शक्तियों को बढ़ाया गया, लेकिन न्यायिक समीक्षा पर नियंत्रण लगाया गया। ध्यान से सुनिए, संसद और सरकार की शक्तियों को बढ़ाया गया और न्यायिक समीक्षा पर नियंत्रण लगाया गया। किसमें? 42वां संविधान संशोधन में। फिर आगे देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। 42वां संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया।
और हम जस्ट कुछ देर पहले आपको बताए हैं कि 44वां संशोधन में फिर से इसको 6 साल को बदल दिया गया, क्या चीज़ में, 5 साल में। यह संशोधन भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों में माना जाता है। अगर हम बात करें जो अभी तक में जो 106 संविधान संशोधन हुआ है, उसमें सबसे विवादास्पद संशोधन जो है वो है 42वां संविधान संशोधन। तो अब इसमें खास क्या है, ये खास क्यों है? 42वें संशोधन ने संविधान की मूल संरचना पर बहुत ही गहरा असर डाला और ये जो है आपातकालीन के दौर में सरकार को मजबूत किया। आपातकालीन के दौर में सरकार को मजबूत किया। लेकिन बाद में 44वें संशोधन में इसके बहुत सारे प्रावधानों को या तो वापस ले लिया गया या फिर कम कर दिया गया। अब इसमें आपको याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है, जो 42वां संशोधन को मिनी संविधान कहा गया या फिर लघु संविधान कहा गया और ये कब लागू हुआ? 1976 ईस्वी में। इसका मुख्य प्रभाव क्या था? कहाँ कहाँ मुख्य प्रभाव पड़ा? प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्य में और कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया और न्यायिक समीक्षा पर इसका असर पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये 86वां संविधान संशोधन जो है ये 2002 में हुआ और ये जो है शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस संविधान संशोधन, इस मतलब 86वां, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो एक बार फिर से हम बताएं, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 ईस्वी में हुआ था, ये शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और संविधान में जो है 3 इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया। अब देखिए इसमें जो था मुख्य प्रावधान जो था वो देखिए क्या मुख्य प्रावधान था। आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत, एक बार फिर से बता रहे हैं, 86वां संविधान संशोधन में आर्टिकल अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। शिक्षा, और इसका महत्व ये है कि शिक्षा अब सिर्फ नीति निर्देशक तत्व में ही नहीं था, बल्कि ये इसको जो है मौलिक अधिकार बन गया। यानी कि 86वां संविधान संशोधन से पहले शिक्षा जो था वो नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन 86वां संशोधन के बाद जो है शिक्षा जो है ये मौलिक अधिकार बन गया। ये संशोधन जो है आगे चलकर जो है RTE एक्ट 2009 के लिए एक आधार तैयार किया। अब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब क्या, शॉर्ट में RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009 भारत का एक ऐसा कानून है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है और यह अधिनियम जो है अनुच्छेद 21A के तहत लागू हुआ और 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि RTE एक्ट भारत का ऐसा कानून है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है और यह अनुच्छेद जो है, यह अधिनियम अनुच्छेद 21A के तहत लागू हुआ।
और 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था, हर बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, उपस्थिति और पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार पर डालना। शिक्षा को सिर्फ नीति नहीं बल्कि कानूनी अधिकार बनाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो समझ में आ गया। अगर मुख्य प्रावधान की बात करें तो उसी से मिलता जुलता है। प्रावधान जानिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है। किसमें? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी बच्चा फीस, शुल्क या खर्च की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई भी बच्चा फीस, शुल्क या खर्च की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर किसी के पास फीस वगैरह नहीं है तो उसको आप स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं। यही है क्या? RTE एक्ट, मतलब क्या? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का एक कानून है। स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक और सुविधाएं तय की गई है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। मतलब स्कूल में क्या क्या मिनिमम रिसोर्सेस क्या क्या होना चाहिए, सुविधा क्या क्या होना चाहिए, वो तय किया गया है। और आगे देखें, प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षक भवन और आधारभूत ढांचा पर भी जोर दिया गया है। मतलब ये भी पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रेशियो वगैरह। इसके अलावा RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009, इसमें जो है आरक्षण और प्रवेश के बारे में भी चर्चा किया गया है। इसको भी समझिए। निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कमज़ोर वर्ग के और वंचित समूहों के लिए 25% सीट जो है वो रिजर्व्ड किया गया, आरक्षित किया गया। मतलब निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल में कमज़ोर वर्ग और वंचित समूहों के लिए 25% सीट जो है उसको रिजर्व्ड रखा गया है। मतलब उसमें बच्चा को लेना है। इसका महत्व क्या है? RTE एक्ट ने नैतिक को मौलिक फिर से सुनिए। RTE एक्ट का महत्व, RTE एक्ट 2009 का महत्व। RTE एक्ट ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में व्यवहारिक रूप दिया। कौन सा? RTE एक्ट 2009। पहले जो शिक्षा का अधिकार था वो नीति निर्देशक तत्व में था। आगे, यह भारत में बाल शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। आगे देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन ने इसका संवैधानिक आधार बनाया, जबकि RTE एक्ट ने उसे लागू करने का कानूनी ढांचा दिया। आज की क्लास में हम लोग संविधान में संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में संशोधन जो है, इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जो है वो सारा संविधान में संशोधन जो क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग जानेंगे। अभी तक हमारे भारतीय संविधान में जो है कुल 106 संविधान में संशोधन हो चुका है। लास्ट संशोधन जो है 2023 में हुआ था, 106वां संशोधन। तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब 106वां संशोधन से शुरू करेंगे। तो इसको ध्यान से समझना है और इसकी बातों को जो है याद रखना है। तो शुरू करते हैं लास्ट से, 106वां संविधान संशोधन से। तो आगे बढ़ते हैं। 106वां संशोधन, अगर हम सिर्फ संशोधन बोले तो संविधान में संशोधन अधिनियम समझना है। तो आगे बढ़ें। 106वां संशोधन ये 2023 में हुआ था और इसमें जो है महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। तो एक बार फिर से हम बताएं, 106वां संशोधन जो है वो 2023 में हुआ था और इसमें महिलाओं को 33%
आरक्षण का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। 105वां संशोधन, 105वां संशोधन ये 2021 में हुआ था, 105वां संशोधन। और इसमें जो है राज्यों को ओबीसी सूची बनाने की शक्ति प्रदान की गई। 105वां संशोधन क्या है? राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने की शक्ति पुनः प्रदान की गई। फिर आगे बढ़ते हैं। 104वां संशोधन ये हुआ था 2020 में। 104वां संशोधन ये हुआ था 2020 में। इसमें क्या था? SC ST आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई। तो याद रखेंगे 104वां संशोधन 2020 में हुआ था और इसका क्या था मुद्दा? SC ST आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई। नेक्स्ट 103वां संशोधन, 103वां संशोधन जो है ये 2019 में हुआ था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। इसमें क्या था? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, काफ़ी आप सुने होंगे, EWS के अंतर्गत आरक्षण मिलता है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो याद रखेंगे 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था उसमें क्या था? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसको EWS कहा गया उसके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। 102वां संशोधन ये 2018 ईस्वी में हुआ था। 102वां संशोधन 2018 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC। याद रखिए NCBC का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो 2002वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ था उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 101वां संशोधन, एक्चुअली में हम आगे बढ़ते हैं का मतलब हुआ जो जा तो रहे हैं पीछे की तरफ। तो 101वां संशोधन, 101वां संशोधन ये हुआ था 2016 ईस्वी में, ये हुआ था 2016 ईस्वी में। और इसमें जो है एक बहुत ही फेमस टैक्स GST को लागू किया गया था। GST का फुल फॉर्म होता है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन 2016 ईस्वी में। तो चलिए अब बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन का। ये 100वां संविधान संशोधन जो है ये 2015 ईस्वी में लाया गया था ये अधिनियम। और इसमें जो है इसका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का था। भूमि सीमा समझौते यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBA भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। यानी कि ये LBA का प्रावधान आया है किसमें? 100वां संविधान संशोधन में जो 2015 ईस्वी में हुआ। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से जाएं तो एक्चुअली में था क्या? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है छोटा छोटा भूमि का टुकड़ा था, ज़मीन का टुकड़ा था। ये छोटा छोटा टुकड़ा को जो है ना आदान प्रदान किया गया। इस तरह से आदान प्रदान हुआ जो दोनों ही देश को जो है सुविधा हो। इससे क्या हो गया? इससे फ़ायदा ये हुआ दोनों देशों की सीमा को जो है स्पष्ट और कानूनी रूप से निर्धारण हो गया। और इस तरह से जो है बहुत पहले मतलब दशकों पहले जो है वो सीमा संबंधी समस्या जो थी उसका समाधान हो गया। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से, जिसको हम लोग शॉर्ट में LBA भी कहते हैं, यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट।
तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं 99वां संविधान संशोधन। ये जो है ये 2014 ईस्वी में हुआ था। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें एक्चुअली में इसका उद्देश्य जो था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रणाली था। उस प्रणाली का नाम था क्या? कोलेजियम प्रणाली। तो पहले जो है एक बार फिर से बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रथा था, प्रचलित था, एक मेथड था, कोलेजियम प्रणाली। इस प्रणाली को हटा दिया गया 99वां संविधान संशोधन में। इसमें क्या किया गया? कोलेजियम प्रणाली को हटा दिया गया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। NGAC बनाया गया। NGAC का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ें तो NGAC की संरचना, NGAC का फुल फॉर्म बता रहे हैं फिर से एक बार फिर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसकी संरचना जो है, इसमें कौन कौन रहते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसको CJI कहते हैं। हाल के दिनों में जो है CJI जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। ये अध्यक्ष की भूमिका में रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश रहते हैं। और इसके साथ जो है केंद्रीय मंत्री भी होते हैं और 2 विशिष्ट व्यक्ति भी रहते हैं। हम आपको बताएं, संसद जो है इसको 2014 में पारित किया था और इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा 2015 में मिली। और आगे की बात करें तो 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कोलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 88वां संविधान संशोधन। ये जो है ये सर्विस टैक्स से संबंधित है। 88वां संविधान संशोधन जो है, जो 2003 ईस्वी में आया था, ये सेवाओं पर कर का प्रावधान से संबंधित है, मतलब सर्विस टैक्स से संबंधित है। आगे बढ़े 89वां संविधान संशोधन। ये भी 2003 में आया था और शॉर्ट में इसको बोलेंगे तो ये ST कमीशन था। ST कमीशन यानी कि NCST कमीशन था। इसको समझने का कोशिश करें तो इसमें जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग की, मतलब अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का व्यवस्था किया गया। किस संशोधन में? 89वां संविधान संशोधन में। फिर आगे बढ़े तो इसमें आता है 90वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में जो है ये 90वां संविधान संशोधन जो है 2003 ईस्वी में आया था। और इसको याद इस तरह से रखिए कि आसाम में इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 90वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 2003 में आया, इसके अंतर्गत आसाम में बोडोलैंड क्षेत्र से संबंधित सीटों का आरक्षण के बारे में प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं 91वां संविधान संशोधन। इसमें जो है, इसमें इसको शॉर्ट्स में अगर हम याद रखें तो मंत्री परिषद का आकार सीमित करना था। इस 91वां संविधान संशोधन में मंत्री परिषद का आकार उसको सीमित करना था और एक नियम लागू किया गया। उस नियम को कहा गया क्या? 15% नियम कहा गया। और ये भी जो है 2003 में हुआ 91वां संविधान संशोधन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं 61वां संविधान संशोधन। ये 61वां संविधान संशोधन जो है ये 1988 ईस्वी में लाया गया और इसका मुख्य प्रावधान जो था उसके अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो क्या था?
इस संविधान के संशोधन में, यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो 1988 ईस्वी में आया था, इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया क्या, मतदान का आयु। आगे बढ़े और आते हैं क्या, 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन ये 1990 ईस्वी में लाया गया। 64वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी में लाया गया और उस समय जो था पंजाब में 1990 में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इस संविधान में 64वां संशोधन करके 1990 ईस्वी में पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा दी गई। मतलब याद ऐसे रखिए, 64वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी में हुआ और इसका उद्देश्य जो था वो पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है उसको बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 65वां संविधान संशोधन ये भी 1990 ईस्वी में ही आया। 65वां संविधान संशोधन जो है वो 1990 ईस्वी में ही आया और इसका जो प्रावधान था, इसमें जो इस संशोधन में जो प्रावधान था वो क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग NCSC, एक बार फिर से बता रहे हैं, एंड ST, यानी कि NCSC एंड ST का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना के लिए अनुच्छेद 338 में संशोधन। तो याद रखिए 65वां संशोधन में क्या था, जो 1990 ईस्वी में लाया गया जिसको, उसमें क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग NCSC एंड ST की स्थापना के लिए अनुच्छेद 338 में संशोधन हुआ। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्या, 66वां संविधान संशोधन। ये 66वां संविधान संशोधन ये भी 1990 ईस्वी में ही लाया और इसमें प्रावधान ये था कि विभिन्न राज्य भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था जिसमें क्या प्रावधान था, विभिन्न राज्य भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। 9वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया, भूमि सुधार कानून को। किसके अंतर्गत, 66वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब हुआ था, 1990 ईस्वी में। अब आती है बात क्या, 67वां संविधान संशोधन। ये संशोधन जो है ये भी 1990 की ही बात है और आपको हम बताए हैं जो 64वां संविधान संशोधन में जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई और 67वां संविधान संशोधन जो है इसमें भी जो है दोबारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। 68वां संविधान संशोधन की बात करें, ये 1991 में हुआ। इसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि और बढ़ा दी गई। तो एक बार फिर हम बता रहे हैं क्या, 64वां, 67वां और 68वां ये तीनों ही संविधान संशोधन जो था ये पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से संबंधित था। अगला संविधान संशोधन की बात करें तो हम आते हैं 71वां संविधान संशोधन। हम इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन को देख रहे हैं। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 ईस्वी में। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था और इसमें कोंकणी मणिपुरी को, ये कोंकणी भाषा है, मणिपुरी भी भाषा है, मणिपुरी भाषा को मैतेई भाषा भी कहा जाता है। याद रखिए फिर से, मणिपुरी भाषा को मैतेई भाषा भी कहते हैं। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। एक बार फिर से 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ और इसमें मुख्य प्रावधान क्या था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में
जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन की बात करें तो हम बात कर रहे हैं क्या, 36वां संविधान संशोधन। ये 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो याद रखिए इसको, 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 ईस्वी में हुआ और इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन में? 36वां संविधान संशोधन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां संविधान संशोधन, ये 1986 ईस्वी में हुआ था। 53वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, 53वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था? 53वां संविधान संशोधन। आगे बढ़े और बात करते हैं क्या, 55वां संविधान संशोधन, ये भी 1986 ईस्वी में हुआ था। 55वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। तो एक बार फिर से, 55वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। अगला संविधान संशोधन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिए। और ये संविधान संशोधन है क्या, 56वां संविधान संशोधन। ये 1987 ईस्वी में हुआ था। 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान था? इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। तो दो बात था 56वां संविधान संशोधन 1987। पहला बात ये कि गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश ही रहने के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 20वां संविधान संशोधन। 20वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ था। 20वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है, इसमें प्रावधान क्या था? अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। एक बार फिर से बता रहे हैं, 20वां संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, इसमें प्रावधान क्या था? सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या प्रावधान था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया और ये सिंधी भाषा जब रखा गया था उस समय तो कितना नंबर में आ गया था ये भाषा? 15वीं भाषा के रूप में था ये सिंधी भाषा, यानी कि इससे पहले 14 भाषा और शामिल हो चुका था 8वीं अनुसूची में। आगे आते हैं 22वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1969 ईस्वी में। 22वां संविधान संशोधन
1969 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या प्रावधान किया गया? असम से एक नया राज्य का निर्माण किया गया, यानी कि नया राज्य मेघालय बनाया गया। 22वां संशोधन 1969 ईस्वी के अंतर्गत ही जो है 22वां राज्य मिजोरम नहीं, मेघालय बनाया गया। एक बार फिर से 22वां संशोधन 1969 के अंतर्गत ही असम से एक अलग नया राज्य मेघालय का निर्माण हुआ। आगे आते हैं क्या? 27वां संशोधन, ये 1971 ईस्वी में हुआ था। 27वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। एक बार फिर से सुनिए, 27वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। आगे बढ़िए और आते हैं क्या? 92वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2003 ईस्वी में। कितना? 2003 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ और इसके अंतर्गत जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन, ये जो है 1978 ईस्वी में हुआ। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, तो इसको ध्यान से समझिए। 1978 भारतीय संविधान में इमरजेंसी के बाद जो है लोकतांत्रिक संतुलन बहाल करने के लिए लाया गया था ये 44वां संविधान संशोधन। और इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य ये था कि 42वें संशोधन की बहुत सारी कठोर व्यवस्थाओं को कम करना। आगे हम बताएंगे 42वां संविधान संशोधन, तो उसमें जो कुछ कठोर व्यवस्था था उसको कम करना था। किसके अंतर्गत? 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बढ़ावा देना और आपातकालीन शक्तियों पर नियंत्रण लगाना था। तो अगर हम बात करें 44वां संविधान संशोधन की, जो 1978 ईस्वी में आया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, ध्यान से सुनिए, 42वें संशोधन से बढ़ी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करना। पहला मुख्य उद्देश्य क्या था? 42वें संशोधन से बढ़ी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करना। अगला मुख्य उद्देश्य क्या था? मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा को मजबूत करना। और क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने की प्रक्रिया को और अधिक कठिन और सुरक्षित बनाना। राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने की प्रक्रिया को अधिक कठिन और सुरक्षित बनाना। अब इसके लिए देखिए बदलाव क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव किया गया। ये तो उद्देश्य था अभी जो बताएं। 44वां संविधान संशोधन 1978 का उद्देश्य ये था। इसके लिए बदलाव क्या क्या करना पड़ा, तो ध्यान से सुनिए। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या? संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार जो है
वो भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन ये संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर आर्टिकल 300 ए अनुच्छेद 300 ए आर्टिकल 300 ए का मतलब क्या, अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। तो याद रखिए, अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है हम लोग का मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, ये कानूनी अधिकार है। यानी कि सरकार कभी भी हमारा ज़मीन जो है, हम लोगों का ज़मीन ले सकता है।